गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। एक बार फिर से हम जो फिलॉसफी पढ़ रहे थे, प्लेटो की फिलॉसफी खत्म हो गई। आज उन्हीं के शिष्य के बारे में पढ़ेंगे, अरस्तु के, और शायद यूनान के सबसे महान व्यक्ति के बारे में पढ़ा जाएगा। क्योंकि इनके बारे में एक कहावत कही जाती है कि इनके जैसा न तो कोई पैदा हुआ था, न तो हुआ है, ना कभी होगा। तो कुछ तो ऐसी चीजें थी कि इस तरीके की स्टेटमेंट दिया गया था। तो आज हम पढ़ेंगे अरस्तु का दर्शन का दर्शन दर्शन फिलोसफी ऑफ एरिस्टोटल। क्या है फिलॉसफी? इनका जो समय पीरियड होता है, थोड़ा सा इसको पतला करते हैं, 384 बीसी टू 322 बीसी। छड़ांश चीजें जिए, लेकिन इन्होंने जो कार्य किया वह अतुलनीय रहा है। कल के क्लास में किसी को दिक्कत, एक लड़की थी कल एक क्वेश्चन पूछी थी मुझसे। ये क्लास कैसे चल रही है? ये ठीक है। कल एक लड़की थी, पूछी थी कि कौन सा टॉपिक, पहली बार मैं एग्जाम दे रही हूँ, कौन सा टॉपिक मैं पढ़ूं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, फिलॉसफी के लिए। तो उनके लिए या सभी के लिए मैं एक कोर तरीका बता देता हूँ किन पे ज्यादा फोकस करना है। वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, कंटेम्पररी फिलॉसफी, सबका एक चार्ट बना देता हूँ। इनको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, लगभग आपके 80% टॉपिक कवर हो जाएंगे। मुश्किल से 8-10 है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर सभी लोग जुड़ जाए। फिर उसके बाद हर आयाम को हम पढ़ते हैं। देखिए, तो इन महत्वपूर्ण यदि टॉपिक कहा जाए, टॉपिक ऑफ फिलॉसफी, तो देखिए कौन कौन से फिलॉसफी से महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। तो हम थोड़ा सा चार्ट बना के चलेंगे तो समझ में आएगा कि कौन कौन से हैं। जैसे इंडियन फिलॉसफी की बात आती है, इंडियन फिलॉसफी में बात आती है, तो आपको बौद्ध और जैन, दूसरा न्याय, तीसरा वेदांत दर्शन, चौथा सांख्य। ये इंडियन फिलॉसफी में लगभग इन चीजों को कवर कर लेते हैं। तो लगभग आपके हर चीजें ठीक है। कोई और क्वेश्चन? मैं मालती ही शायद थी कल, उन्होंने, उनका कमेंट आया था कि सर किस तरीके से पढ़ा जाए। ये मेरे मोबाइल में उल्टा क्यों दिखाई पड़ रहा है? ये एक सेकंड रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ। अब इसको ना एक बार आप लोग लाइक शेयर कर दिया करो यार, इतनी तो बनती है। अब देखो ध्यान से, देखो इंडियन फिलॉसफी में यदि इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में देखा जाए तो ये चारों पॉइंट को विशेष रूप से जरूर देखना, जरूर एक एक चीज करके देखना। कि नहीं दिखाई दे रहा है ना? सांख्य फिलॉसफी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चौथा पॉइंट है सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन, इसको देख लेना। समकालीन भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर गांधी को देख, श्री अरविंद, दूसरा गांधी। भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जहाँ गांधी ना विराजमान हो। कहने का तात्पर्य है कि इनके बिना भारत का कोई भी एग्जाम अधूरा रहता है। ठीक है, और भारत
मतलब इनके जीवन के सूक्ष्मतम पहलुओं से लेकर एक एक डे का सारे आयाम को निर्धारित करने के लिए ही मैंने इनके ऊपर एक किताब लिखा है, महात्मा गांधी का समग्र अध्ययन। महात्मा, ये किताब है मेरी, महात्मा गांधी का समग्र अध्ययन। समग्र अध्ययन, इसमें मैंने एक एक डे का लगभग 1000 यूपीएससी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, चल कोई बात नहीं यार, अपने ड्यूटी को निर्वहन करो, हम अपनी ड्यूटी को निर्वहन करते हैं। बस अपने हिस्से का हक मैं अदा करूं, अपने हिस्से का हक आप अदा करें। बस दुनिया ये समझ लेना तो पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया सुधर जाएगी। ठीक है, तो देखो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन पर ज्यादा विशेष रूप से फोकस करना। श्री अरविंद हो गए, गांधी हो गए, केसीबी हो गए, केसी भट्टाचार्य हो गए, ये 3 पेज अच्छे से फोकस कर लेती हो। थोड़ा सा यदि दिखे तो गुरुदेव को देख लेना, गुरुदेव को, गुरुदेव मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव को। उसके बाद आता है पाश्चात्य जगत में, पाश्चात्य जगत में पहले कड़ी है प्लेटो को, तो बढ़िया से पढ़ो। प्लेटो को जितना बढ़िया से समझोगे, अन्य दार्शनिक, अन्य फिलोसफी ऑटोमेटिक हर चीजें समझ में आएगी, क्योंकि पाश्चात्य जगत प्लेटो के बिना अधूरा है। प्लेटो ही वह फिलोसोफर है जिनकी फिलोसफी में सारे के सारी चीजें निहित हैं। प्लेटो पढ़ लो और अरस्तु, प्लेटो और अरस्तु, ठीक है। बुद्धिवाद, अनुभववाद, कांट भाई को तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, हेगल को छोड़ भी सकते हो, हेगल ज्यादा नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको तो पढ़ना ही है, बुद्धिवाद, अनुभववाद। उसके बाद आता है समकालीन वेस्टर्न, कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी। कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी में 2-3 चीजों को देखना ही देखना पड़ेगा, जैसे अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद, ठीक है, और मूर, रसेल, बेटगेस्टीन, ये 3 के बिना काम नहीं चलेगा। ये कोर फिलॉसफी है, ये कोर फिलॉसफी है, इनके बिना काम चलेगा नहीं। और इनको यदि थोड़ी सी डिटेल्स पढ़नी है तो मेरी दर्शन शास्त्र वाली किताब जो है, जो बात हुई थी आज भी, वो मिल तो जा रही है यार। केवल ऑर्डर तुम ना, मालती जो कह रही थी, तुम ऑनलाइन बुक कर दो, वो पहुंच जाएगी, घर पहुंच जाएगी। ऑर्डर करोगी ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। ठीक है, आज के तकनीकी की दुनिया में इस तरीके से कि नहीं मिल रही है, जब सारा जगह ऑनलाइन चीजें पहुंच रहा है, तो आई थिंक कराची में भी पहुंच जाएगा। तो इन चीजों पर जरूर पढ़े। इसके सेकेंडरी 3 काम और करें, जो इम्पोर्टेंट काम है वो 3 काम और करें, वो जो बहुत ही आवश्यक है। इन फिलोसोफरों को पढ़े, प्लस 3 काम जो है बुक्स की लिस्ट कम से कम पीडी में भी है, प्रतियोगिता दर्पण की किताब है, उसमें लास्ट में दिया है, तो उसको रट ले, डेली देखे। या तो हो नहीं पाएगा, डेली देखने का प्रयास करें। डेली देखने का प्रयास करेंगे तो लगभग बहुत सी किताबें ना दिमाग पर चढ़ जाएगी, और एक बार जब दिमाग पर चढ़ जाएगी ना, तो एग्जाम में आएगा तो कर ले जाओगी। दूसरी चीजें क्या है, पहला ये, दूसरा क्या है कि आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है प्रीवियस ईयर के पेपर। ये 2 काम जरूर करिए, प्रैक्टिस और पीडी। डेली देखिए, आपका हर चीज हो जाएगा। ये चीजों को करते रहिए, आगे की चीजें जो होगी हम बताने का प्रयास करूंगा। अब हम आज के फिलोसफी के बारे में जो बात कर रहे थे, अरस्तु का दर्शन पढ़ेंगे कि अरस्तु का दर्शन क्या है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा सुव्यवस्थित तरीके से लिखता हूँ।
अरस्तु का दर्शन, अरस्तु का दर्शन 384 BC टू 322 BC इनका टाइम पीरियड है। इंग्लिश हो जाएगा फिलॉसफी ऑफ एरिस्टोटल। ठीक है, अब ये इनके में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम उन चीजों को देखेंगे। तो एक पहले तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे भूमिका। भूमिका, भूमिका के अंतर्गत अरस्तु के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, बेसिक जानकारी जो आपके हर एग्जाम के लिए काम करेगा। यह क्लास किनके किनके लिए कार्य लाभप्रद है उनको जरूर मैं बता देना चाहता हूँ। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 4th पेपर, तब भी काम होगा। यूजी पीजी फिलॉसफी के हैं तब भी आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, फिलॉसफी ऑप्शनल है, उनके लिए भी ऑप्शनल है तो उसके लिए भी बेनिफिट होगा। आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। उसके बाद ये सारे के सारे आयाम देखें। चल तो रही है यार, क्लास चल रही है। थोड़ा सा कमेंट नीचे करना, ये अभी का कमेंट है या कब का है? क्लास चल रही है ना भाई? ठीक है, तो क्यों बोल रही है कि क्लास नहीं चल रही है? वहाँ कमेंट करके बता दीजिए। देखिए, कुछ बेसिक चीजें हैं, इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी भ्राता बंधु है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें, उसके बाद हम इसकी डिटेल से पढ़ते चलेंगे। इसको यूपीएससी के 4th पेपर के अंतर्गत टॉपिक नंबर 5 के अंतर्गत विशेष रूप से पढ़ना है। विश्व, ठीक है, विश्व के जितने थिंकर्स हैं उसके अंतर्गत पढ़ना है। वहाँ इंडियन थिंकर्स, उसके बाद पाश्चात्य थिंकर है, दोनों हैं, तो उनको देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इनको किन किन क्षेत्रों में ज्ञान था, उस चीजों को हम थोड़ा सा देखेंगे। इनके बारे में कहा जाता है, देखो 3 चीजें, प्लेटो के शिष्य, प्लेटो के शिष्य, प्लेटो के शिष्य, दूसरा विश्व विजेता, विश्व विजेता सिकंदर के गुरु, सिकंदर के गुरु, के गुरु। तीसरी चीज है प्राणी शास्त्र, प्राणी शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, शिक्षा शास्त्र आदि अनेक विषयों के जनक आदि अनेक विषयों के जनक। एक एक चीज व्यवस्थित रूप से लिखता चलता हूँ, आप लोग इसी तरीके से व्यवस्थित तरीके से नोट्स बना लेना, आपका एक एक आयाम क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिए। अब इसमें एक एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब आपको कहीं भी किसी भी कंपटीशन में आपको चाहिए तो वह पूरी की पूरी पर्याप्त ज्ञान होगा। चौथा क्या है, आगमनात्मक, आगमनात्मक पद्धति के जनक, आगमनात्मक पद्धति के जनक
ठीक है। ये आगमनात्मक पद्धति क्या होती है, हम आपको बताएंगे कि आगमनात्मक पद्धति क्या होती है, जिसमें विशेष से सामान्य की तरफ चला जाता है। विशेष सामान्य से विशेष की तरफ, सामान्य से विशेष की तरफ चला जाता है। इसके अपोजिट विधि होती है निगमनात्मक, और निगमनात्मक पद्धति के जनक थे प्लेटो। ये सारी चीजें इनकी बेसिक जानकारियां हैं। आप किसी भी एग्जाम के हैं, आप इन विषय वस्तुओं को आराम से यूज कर सकते हैं। चौथी पांचवी चीजें क्या, इसे फटाफट नोट करते चले। जिनको दिक्कत होगी वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा पढ़ा जाए व्यवस्थित तरीके से, ठीक है। नाम बदनाम हो तो अच्छे से हर चीजें आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं। इनके दर्शन में, पांचवा, इनके दर्शन में यथार्थवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश दिखाई पड़ता है। इनके दर्शन में यथार्थवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश दिखाई पड़ता है। ये क्या चीजें हैं? यथार्थता और यथार्थवाद का मतलब होता है कि आप ऐसे दार्शनिक थे जो वैज्ञानिक दृष्टि, व्यवहारिक विषय वस्तुओं को देखकर अन्य विषय वस्तुओं का प्रमाणित करने का काम करते थे। जैसे इनके गुरु थे तो बाहर की विषय वस्तुएं देखकर बाहरी, मतलब सपने में सोचते थे कि इस तरीके से होगा और उसको बाहर इस लोक में देखने का प्रयास करते थे। लेकिन यह एकदम अपोजिट थे। जो दुनिया में घटित हो रहा है, जैसे जैसे लोग हैं 420 टाइप के, उनकी क्वालिटी को देखकर, उनके हर आयाम को देखकर इनके अन्य आयामों को विषय वस्तुओं का निर्धारण किया जा रहा है। ये इनकी मूलभूत चीज थी यथार्थतावाद में। कुछ बेसिक चीजों में यदि थोड़ा सा चीजें जान लें, पिता का नाम कोई कंपटीशन में पूछेगा नहीं। पिता का नाम क्या था? दूसरा, माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? ये यूनान में पैदा हुए थे। ये बेसिक चीजें आप सभी को पता है। ये किसी में कंपटीशन में पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ, आप जानेंगे तो थोड़ी सी जानकारी रखना चाहिए। इनके पिता का नाम था निकोमाकस, ठीक है। यह एक राजवैद्य थे। इनकी माता का नाम क्या है? प्रेस्टिस। यह एक गृहिणी थी। ये बेसिक चीजें हैं। तीसरा, गुरु का नाम, यदि पूछता है गुरु का नाम तो वह है प्लेटो, ठीक है। इनके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किनका पड़ा? सर्वाधिक प्रभावित करने वाले व्यक्ति कौन है? प्लेटो। सर्वाधिक प्रभावित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो है प्लेटो, ठीक। ये बेसिक जानकारी है। अब इनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखेंगे। ये बेसिक चीजें हो गई इनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे
महत्वपूर्ण ग्रंथ, महत्व, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण ग्रंथ, आगे की चीजों में हम अन्य आयामों को भी देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके दार्शनिक पद्धति क्या थी, कौन कौन सी चीजें थी, हम इन सभी विषय वस्तुओं पर। तो लगभग ये 400 बुक लिखे हैं, 400 बुक से लिखे हैं, या 400 बुक से लिखे थे। उसमें से कुछ किताबें हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। माँ का नाम फेस्टिस, लिख लीजिए। ये कोई किसी कंपटीशन में पूछेगा नहीं, बस नॉर्मल व्यक्ति की नॉर्मल जानकारी के लिए बता दिया गया कि जैसे मैं हूँ तो मेरी प्रोडक्शन कहाँ से हुई है, मतलब किनके किससे हुआ है। तो इतने भर का है, अन्य आयामों को जानने की ये सारी चीजें हैं। यदि दिक्कत होती है जहाँ भी नोट करने में, एक बार जरूर अवगत करा दें, हम करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे की चीजें देखते हैं। इनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ, महत्वपूर्ण ग्रंथ, आप यूजीसी नेट के, आप फिलोसफी के स्टूडेंट हो तब, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तब, दोनों के लिए आपको विशेष तौर पे प्लेटो और अरस्तु के बिना पाश्चात्य जगत अधूरा है, ठीक है। पाश्चात्य जगत अधूरा है, उन्हें जानना समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, इनकी पहली किताब, बहुत सी किताबें हैं। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एक ये किताब है। दूसरी टॉपिक्स, टॉपिक्स। तीसरी कैटेगरी, कैटेगरी, हाँ, कैटेगरीज, कैटेगरीज हो गई। उसके बाद एक इथिक्स में है निकोमस, निको माफी, निको माकीन, इथिक्स, इथिक्स ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी पूरी फिलॉसफी इसी में है, इसी में है, यह ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग मैंने बोला ना, ये 400 बुक से लिखे हैं। पॉलिटिकल साइंस हो, उसमें भी इनका अतुलनीय योगदान है। एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, वहाँ भी इनको योगदान है। फिलॉसफी में है तो है ही। एक और 2-3 किताबें और हैं। हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। इसीलिए देखिए, इन्हें फादर ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। जंतु विज्ञान का, जो प्राणी विज्ञान के जन्मदाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। नीति पाश्चात्य जगत के नीति शास्त्र के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। राजनीति शास्त्र के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। लॉजिक के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। तो एक के लिए नहीं, शाबाश सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दें। उसके बाद हम अन्य आयामों को भी देखेंगे। इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं, लगभग 400 किताबें थी, और 400 किताबों में से जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उन्हें हमें केवल जानने का प्रयास करना चाहिए। इसमें से 2-3 किताबों का नाम याद रखेगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक ये वाली किताब, एक ये वाली किताब, एक ये वाली किताब। इनका एक और किताब है फिजिक्स में भी, फिजिक्स में भी। तो अब ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर क्षेत्र में, ज्योग्राफी में भी देखेंगे तो इनकी थ्योरी मिलेगी, हर क्षेत्र के ज्ञाता थे। इसीलिए एक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि न तो उनके जैसा कोई पैदा हुआ था, न हुआ है, न कभी होगा। इस तरीके की बात कहना बहुत बड़ी चीज है, अचीवमेंट है। तो इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये चीजें हैं। मैं एक काम जरूर करूंगा, किसी दिन जितने फिलोसोफर हैं उनके जितने ग्रंथ हैं ना, और टाइम पीरियड,
एक साथ डिस्कस कर दूंगा 2-3 क्लासों में कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट किताबें हैं। उससे होगा क्या कि इनके इन थिंकर्स, जितने ये थिंकर्स हैं उनके, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तब, चाहे आप फिलोसफी के विद्यार्थी हैं तब, आपको पूरी ओवरऑल किताबों का नाम मिल जाएगा। आप आराम से हर विषय वस्तुओं को समझ के निकल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चीजें हैं, अध्ययन की पद्धति। ठीक है, ये पद्धति, अध्ययन की पद्धति, इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाया, फिलॉसफी हर चीजों को पढ़ने की कौन सा तरीका अपनाया। आप लोगों को जानने की इच्छा नहीं करती है क्या कि ये बंदा कौन से तरीके से पढ़ा था कि हर क्षेत्र का जन्मदाता हो गए और इतना बड़ा महान बन गए। तो इनके गुरु की बात याद रखिएगा कि करोड़ों में एक फिलोसोफर बनता है, सब नहीं बनेंगे, लेकिन कोशिश तो सभी को करना चाहिए। तो इनकी जो अध्ययन की पद्धति थी वह किस आधार पर थी, हम एक एक सिस्टम से पढ़ेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने अंदर दो चीजों को विकसित करो, ऑटोमेटिक बहुत सी चीजें आ जाएगी। पहली चीज क्या है जिसे विकसित करना है, तो वो है तार्किक दृष्टिकोण। ठीक है, जब किसी भी विषय वस्तु के बारे में तार्किक दृष्टिकोण रखेंगे तो आपका जो एक्सप्लेन करने समझने का लॉजिकल वे में आपका ना दिमाग बड़ा डायनामिक तरीके से काम करेगा। आप हर विषय वस्तु के ना हर पहलुओं को देख लेंगे लॉजिकल। आप कोई भी पढ़ाई करते हैं तो पहला काम करिए, आप अपना ना लॉजिकल एस्पेक्ट रखिए हमेशा। ये नहीं कि सीधा सीधा मान लेना, सीधा सीधा मत मानिए। शास्त्रों को भी पढ़िए, कोई भी चीजें में हर भारतीय होने के नाते हर भारतीय को एक चीज जरूर कहता हूँ, आप शास्त्रों को जरूर पढ़िए लेकिन लॉजिकल वे में पढ़िएगा। इस तरीके से मत पढ़िएगा कि एक महत केवल और केवल शास्त्रों के ग्रंथ, आपके दिमाग खुलेगा। अनंत ज्ञान है भाई साहब। तार्किक दृष्टिकोण से यदि पाएंगे तो जो विश्व के लोगों ने रिसर्च किया हो, यहाँ फ्री में सारी चीजें मिलेगी। आपके जीवन की 99% समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो पहला क्या है, तार्किक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। तार्किक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, इनका ये दृष्टिकोण है जिसके आधार पर आपके हर आयाम क्या होंगे, खुल जाएंगे। आप अच्छे तरीके से हर विषय वस्तु को खोल लेंगे। इसी विधि में एक इनके सिस्टम को फिलोसॉफिकल आयाम में आगमनात्मक पद्धति कहा जाता है। पद्धति, यह लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। उपयोग, आगमनात्मक पद्धति का इन्होंने उपयोग किया, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी चीज, इन्होंने हर घटनाओं को सामान्यीकरण करके मूल्यांकित करने का प्रयास किया था। ठीक है, इन्होंने ये चीजें मैं समझाता हूं आपको। इन्होंने प्रत्येक घटनाओं को सामान्यीकरण करके विश्लेषण करते थे। सामान्यीकरण करने का कि हर विषय वस्तु को ना जनरलाइज करके छोटे छोटे पहलुओं में तोड़कर उसके हर आयामों को देखकर मूल्यांकित करते हैं। इसी सामान्यीकरण से एक दर्शन का जन्म हो गया, जिसे आप बुद्धिवादी दार्शनिक के जनक के रूप में डेकार्त के दर्शन की झलक देखेंगे। इसी स्टेटमेंट से
सोचो कि एक छोटे से स्टेटमेंट ने, पूरे एक छोटे से स्टेटमेंट ने डेकार्त के दर्शन प्रणाली का आधार तैयार कर दिया। आप लोग को आगे डेकार्त पढ़ना है और डेकार्त की फिलॉसफी में ये क्या चीजें हैं हम उसे आगे चलकर बताएंगे। एक चीज और है, यह सभी चीजों को हिस्टोरिकल आयाम से जोड़कर मूल्यांकित करते थे। यह सभी चीजों को, मतलब सभी घटनाओं को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मूल्यांकित करते थे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मूल्यांकित करने का कार्य करते थे। क्या क्या चीजें हैं हम आगे देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इनकी घटनाओं पर क्या किस तरीके से प्रभाव पड़ा, और इसीलिए इनको ना ऐतिहासिक विधि का जनक भी कहा जाता है। ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर हर विषय वस्तुओं का मूल्यांकन करने के कारण ऐतिहासिक, एक व्यक्ति एक फील्ड में काम किया होते तो उन्हें विधि के जनक के रूप में माना जाता है। इनका दृष्टिकोण बहुत बड़ा व्यापक था। आगे की विषय वस्तु में क्या है हम उन चीजों को भी बात करेंगे। थोड़ी सी चीजें और हम देख लें कि प्लेटो और अरस्तु में क्या समानता थी। प्लेटो और, एक चीज यहाँ से समझेंगे, प्लेटो और अरस्तु में समानता एवं अंतर, दोनों को हम लोग समझ लेंगे। ये आपको हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा। ठीक है, हर आयाम से आपको समझने जानने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए, एक तरफ प्लेटो साहब हो जाएंगे और दूसरी तरफ अरस्तु साहब हो जाएंगे। क्या क्या चीजें हैं इनमें, एक बेसिक चीजें हैं हम यहाँ पर लिखें इस गैप में। तो यूनान का एक चित्रकार था, तो एक मूर्ति बनाया। ठीक है, यूनान का एक चित्रकार था तो वो मूर्ति बनाया। तो उस मूर्ति में एक यूनिक चीज क्या थी कि उस मूर्ति में एक आंख ऊपर की तरफ थी, एक आंख नीचे की तरफ थी। तो लोगों ने पूछा कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया कि एक आंख ऊपर कर दिया और एक आंख नीचे कर दिया। तो हम कहते हैं ना कि जितना फिलोसॉफिकल आयाम से दृष्टिकोण बड़ा होता है और किसी का नहीं हो सकता। तो वो उन्होंने बताया कि जो नीचे की तरफ है वह अरस्तु की आंख है, क्योंकि अरस्तु हमेशा व्यवहारिक विषय वस्तुओं को देखकर अन्य आयामों को मूल्यांकित करते हैं, जबकि प्लेटो की आंख ऊपर थी, मतलब स्वप्न लोक के आदमी है, कल्पना में ख्वाबों की दुनिया का राजा है। ख्वाबों में जो देखते हैं उसी के आधार पर हर आयामों को मूल्यांकित करने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जो ख्वाबों की दुनिया, कल्पना लोक के वासी हैं। तो यहाँ पर मूल अंतर क्या है कि प्लेटो यह कल्पना लोक के
लोक के वासी माने जाते हैं। इसको दूसरी सत्ता में पारलौकिक बोला जाता है। पारलौकिक या दूसरी प्रत्यय जगत का वासी भी माना जाता है। प्रत्यय जगत का वासी माना जाता है। सुरेश गौतम, गुड आफ्टरनून मेरे लाल। टाइम से आया करो, क्लास 3 बजे स्टार्ट होती है, आप 3:40 पे आ रहे हो। ठीक है, टाइम से आओगी, कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिल जाएगी। फ्री में बहुत बढ़िया चीजें मिल जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है कि फ्री की चीजों का दुनिया इज्जत नहीं करती है। आज वो ही चीजें ज्यादा वैल्यूएबल है जो ज्यादा से ज्यादा क्या है, महंगी है। ठीक है, कल्पना लोक के, इनको क्या कहा जाता है, व्यवहारिक या वास्तविक जगत का वासी। ठीक है, दोनों में मूलभूत अंतर यही है। ठीक है, ये हमेशा अंदर की दुनिया से देखकर बाहर देखने का प्रयास करते थे, जबकि यह बाहर की दुनिया देखकर अंदर की दुनिया का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। दोनों में मूलभूत अंतर। दूसरा अंतर यदि देखा जाए तो यह प्रत्ययवाद पर अधिक बल देते हैं, जबकि यह यथार्थवाद पर अधिक बल देते हैं। ये कंपेयरिंग स्टडी से यूजीसी नेट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कंपेयरिंग स्टडी के माध्यम से यूजीसी के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो इन विषय वस्तुओं को जरूर लिखने का, समझने का प्रयास करना कि यथार्थवाद पर अधिक यह बल देते हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, तीसरी जो चीज है वह प्लेटो बुद्धिवाद के समर्थक है। यह बुद्धिवाद के प्रणेता माने जाते हैं। यह अनुभववाद माने जाते हैं। ये बेसिक मूलभूत अंतर है। इन अंतरों को समझना, जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम इन अंतरों को नहीं समझेंगे, वास्तविक रूप में हम प्लेटो और अरस्तु की हर विषय वस्तुओं में इंसाफ नहीं कर पाएंगे। प्लेटो के लिए वास्तविक आत्मा व्यक्ति में है। ये चीजें लिख लीजिए। चौथा, प्लेटो के लिए वास्तविक आत्मा व्यक्ति में है। प्लेटो के लिए वास्तविक आत्मा व्यक्ति में है। ठीक है, जबकि अरस्तु क्या मानते हैं, इनको अरस्तु के लिए मानव एक विवेकशील जंतु है। इसी के संदर्भ में इन्होंने कहा, एक बात कहा था, मनुष्य, इनका फेमस स्टेटमेंट है। ठीक है, फेमस स्टेटमेंट को थोड़ा सा बढ़िया से समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस समय फेमस स्टेटमेंट से ऐसे आ रहा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक
मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है। यह बेसिक मूलभूत अंतर है, ठीक है। इनको समझना, एक एक चीज नोट करके रखिएगा, इससे यूजीसी नेट में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आपकी जो ब्रॉड स्टेटमेंट रहेगा तो आपको न हर विषय वस्तु को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, ठीक है। बात आती है सापेक्षतावाद और निसंदेहवाद के रूप में। 4 हो गया। 5वां अंतर यदि हम देखें, सापेक्षतावाद या संदेहवाद। का समर्थन नहीं करते थे। यह समर्थन करते हैं। यह समर्थन करते हैं। इनकी बेसिक चीजें हैं जिनको जानना समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चीज है प्लेटो का नीति शास्त्र आदर्शवाद पर आधारित दिखाई पड़ता है। अरस्तु का नीति शास्त्र अरस्तु का नीति शास्त्र व्यवहारवाद आधारित दिखाई पड़ता है। प्लेटो का नीति शास्त्र आदर्शवाद पर दिखाई पड़ता है, जबकि इनका अरस्तु का नीति शास्त्र व्यवहारवाद पर दिखाई पड़ता है। ये मूलभूत अंतर है। जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपसे, अब के क्वेश्चन तो नहीं बनने वाले हैं। अब के क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको पूरी की पूरी चीजें समझना होगा, तब जाकर ही आप हर आयाम को सूक्ष्मता से देख सकते हैं, मूल्यांकित कर सकते हैं। बेसिक एक चीज और ये था मूल अंतर। अब हम प्लेटो के दर्शन, अरस्तु के दर्शन की बात करेंगे, फिलॉसफी की। तो अरस्तु का जो दर्शन है वह 4 भागों में बटा हुआ है। 4 भागों में बटा हुआ है। पहला नीति शास्त्र, दूसरा राजनीति शास्त्र, पहला नीति शास्त्र, दूसरा राजनीति शास्त्र, ठीक है। तीसरा दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र में 2 चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी, तत्व मीमांसा दूसरा ज्ञान मीमांसा। ठीक। शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। ये विषय वस्तुएं हमें एक एक करके पढ़ना है। इनके हर आयामों को हमें समझना है, देखना है कि आखिर क्या क्या चीजें हैं। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है
हम शुरू इससे करेंगे, उसके बाद इसी तरीके से चलते जाएंगे। एक सिस्टम से पढ़ेंगे तो हर चीजें आपको विधिवत समझ में आएगी। तो इनके नीति शास्त्र में किन किन विषय वस्तुओं का समग्रता में वर्णन होगा। तो सद्गुण का स्वरूप, सद्गुण का स्वरूप, सद्गुण का स्वरूप। दूसरा होता है मध्यम मार्ग का सिद्धांत, ये बौद्ध दर्शन की विषय वस्तुओं से थोड़ी सी मैच करेगी, मध्यम मार्ग का सिद्धांत। तीसरा ऐच्छिक कर्मों का मूल्य, कर्मों का मूल्य, ऐच्छिक कर्मों का मूल्य। चौथा होता है नैतिक आदर्शपूर्ण जीवन, नैतिक आदर्शपूर्ण जीवन। इन चारों आयामों पर हम विशेष रूप से परिचर्चा करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कल के क्लास में हम इन चारों गुणों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास में आप लोग जरूर आए और वीडियो को लाइक शेयर करते चले। एक चीज और है, यदि किसी भी भ्राता बंधु को कोई भी समस्या, यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो प्लीज एक काम करें कि आप लोगों को इतनी भी सुविधा है कि क्लास खत्म हो जाती है तो ऑफलाइन कमेंट में भी आप कमेंट करके बता देते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या आपको कुछ पूछना हो कि सर इस विषय वस्तु के बारे में मुझे बताइए, तब भी मैं बताऊंगा। ठीक है। रही चीजें, यदि आपको इसमें कोई डाउट हो, मैं कोशिश तो करता हूं ऐसे कि इस मार्ग से लेके चलूं जिससे आपको कोई दिक्कत ही न हो। ठीक है। तो आप एक रूट पकड़ के एक सिस्टम से चलेंगे तो आपकी तैयारी परफेक्ट होगी। आज कंसेप्ट की जरूरत है, कंसेप्ट। इसके बाद इस पर कम से कम 300-400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, आपका एक एक चीज ठप्पा लग जाएगा, बैठ जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। आप अपने बैचमेटों में कि जो फिलोसफी की गैपिंग है, कमियां हैं, जो यूजी पीजी के लड़के हैं उन्हें भी बेसिक चीजें नहीं मिल पाता है, सबको मिले। तो आज की क्लास यहीं पर संपन्न होगी। ठीक है। कल फिर मिलेंगे 3 से 4 के कक्षा में। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करना ना भूलें।